नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 93। तो 93वें सेशन पे हम आज हम बात करेंगे जो अपने 6 स्टोरीज पे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मास एक्सटिंक्शन। कुछ हाल फिलहाल स्टडी आई है, रिसर्च आई है एक्सटिंक्शन को लेके, राइट, कि किस तरीके से प्रजातियां सभ्यताएं विलुप्त हो जाती हैं। तो अभी कौन सा स्टेज चल रहा है और कितने स्टेजेस जा चुके हैं, इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कहो विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है अंजुआ डिस्ट्रिक्ट का जिसका नाम है कहो विलेज। इसको क्यों मैं न्यूज़ में लेके आया हूँ वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। थर्ड, स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य, हिस्ट्री से रिलेटेड है तो थोड़ा इन पे बात करेंगे। फोर्थ, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। तो लेपर्ड्स को हो रहा है थोड़ा सा खतरा, किस वजह से वो भी देखेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है वो भी जानेंगे। फिफ्थ, हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट को लेके, कि इसको मतलब मुख्य परीक्षा में ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट जो कि आपका रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। एंड फाइनली समुद्रयान मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, इसको देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से ये ब्लू इकोनॉमी को, जो भारत सरकार का विजन है, उसको किस तरीके से सपोर्ट करता है। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। आर यू एक्साइटेड गाइस? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है स्टेजेस ऑफ मास एक्सटेंशन। तो अब मास एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? मास एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अब हम अगर अपने उसमें बात कर ले, मानव क्या होते हैं, जैसे कि एक मरा तो एक पैदा हुआ, है ना। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। कि दो लोग अगर मरे हैं तो दो लोग वापस भी आए हैं, दो लोग जन्म भी, जो दो लोगों का जन्म भी हुआ है तो उन्होंने उनको रिप्लेस किया है। लेकिन जब प्रजातियां पूरी तरीके से तहस नहस होने लगे, विलुप्त होने लगे और रिप्लेसमेंट भी ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मास एक्सटेंशन। दिस इज यूजुअली डिफाइंड एज अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज बीइंग लॉस्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। और वो टाइम कितना है? 2.8 मिलियन ईयर से थोड़ा सा कम, राइट। 2.8 मिलियन ईयर से कितना कम? थोड़ा सा कम। अब इसमें लेटेस्ट फाइंडिंग क्या रही है, जो स्टडी आई है उसमें बताया जाता था कि जो ट्रेडिशनल थॉट होता था ना, कि देखो सभ्यताएं कैसे विलुप्त हो गई, तो आज से कुछ सालों पहले या कुछ दशकों पहले जो एक ट्रेडिशनल थॉट होता था वो ये होता था कि वोल्केनोज जो हैं, वोल्केनोज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस वजह से जो ओशियंस हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है। हमने अभी कामेंग रिवर देखा था एक दो सेशन पहले, राइट। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी अगर ओशियंस में आ गए तो फिर क्या होगा? जो मरीन इकोसिस्टम है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। जो मरीन एनिमल्स हैं, जो जो उसके अंदर जो भी स्पीसीज हैं वो लोग, उनको खतरा होगा, राइट। तो पहले ये बताया था कि वोल्केनो का इफेक्ट है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमने अर्थ को जान पाए, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह सब देखे गए, तो फिर पता चला कि कूलिंग क्लाइमेट्स में भी ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहे हैं? डिप हो रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहे हैं? ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक, तो पूरी तरीके से वोल्केनोस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं हम बता सकते, राइट। कुछ रिसर्चर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि अभी हाल फिलहाल कौन सा स्टेज चल रहा है? वी आर नाउ मूविंग इन द सिक्स्थ मास एक्सटेंशन स्टेज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, रेफर टू एज द एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन, राइट। अभी कौन सा स्टेज चल रहा है दोस्तों? तो छठा चल रहा है। 5 जा चुके हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में कि 5 कौन कौन से थे। अब करंटली क्या है कि जो रिसर्चर्स, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 2% ही जो है सारी प्रजातियां अभी जीवित हैं, लेकिन उनके जो एब्सोल्यूट नंबर है वो पहले से ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप? मतलब प्रजाति कोई नई नहीं बन रही है, 2% ही है, लेकिन नंबर उनके ज़्यादा है। मतलब अब थोड़ा सा मतलब वो ढल रहे हैं। और पहले क्या होता था कि पहले पैदा हुए तुरंत मर गए, लेकिन जो अब उनकी जो एक लाइफ टाइम है, एक जो लाइफ स्पैन है वो ठीक है। द लॉस ऑफ स्पीसीज हैज़ बीन ऑकरिंग सिंस ह्यूमन्स एंसेस्टर्स डेवलप्ड एग्रीकल्चर ओवर 11,000 ईयर्स एगो। जब कृषि देखी गई 11,000 साल पहले, तो उसके बाद से जो है छोटी छोटी जो मरीन की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, तो ह्यूमन एंसेस्टर्स के इन सब एक्टिविटीज़ के कारण उनमें, उनकी प्रजातियों में डिक्रीज देखा गया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे एग्रीकल्चर आ गया तो खुद मानव की जो जनसंख्या थी वो भी बढ़ गई ना। हम 10 लाख से सीधा कितने हो गए? 770 करोड़ हो गए। ठीक, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो पॉसिबल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि अगर इस तरीके के एक्सटेंशन होते रहे, जैसे कि ये हनी बीज जो है वो सबसे बड़ा फाइन एग्जाम्पल है, तो फिर पॉलिनेशन कौन करेगा? मरीन के अगर ये लोग ऑर्गेनिजम्स चले गए, जैसे कि कोरल रीफ्स की आप बात कर लीजिए, कोरल रीफ्स चला गया तो फिर क्या होगा?
आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। दिस विल गोइंग टू चेंज द एंटायर इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक पैटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल वेरिएबिलिटी ऑल्सो, राइट। सो ये था स्टेजेस ऑफ मास एक्सटेंशन। अब कितने स्टेज अभी तक जा चुके हैं? 5। हम छठे में चल रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है? ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन। इसमें बोला गया कि तकरीबन 85% जो स्पीसीज थे वो तबाह हो गए। कब हुआ था? 445 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स साल पहले। फिर उसके बाद आया डेनोवियन मास एक्सटेंशन। तो ये थोड़ा नाम वगैरह आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डोविशियन पहला था, डेनोवियन दूसरा था। इसने 75% जो थी पूरे विश्व में जितनी भी प्रजातियां थी उसको वाइप आउट किया। उसके बाद परमियन मास एक्सटेंशन, इसमें 95% जो प्रजाति थी उसको मतलब पूरी तरीके से ग्रेट डाइंग कहा जाता है इसे, उसमें उड़ा दिया गया। फिर आया ट्राइसिक मास एक्सटेंशन जिसमें 80% ऑफ द अर्थ स्पीसीज इंक्लूडिंग सम डायनासोर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। एंड देन फिफ्थ स्टेज विल बी द क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन जिसमें नॉन एवियन जो डायनासोर्स थे उनको वाइप आउट किया गया। क्लियर। अब जो सिक्स्थ है उसमें बताया जा रहा है कि अब किसकी बारी आएगी, आपकी और मेरी, दैट इज होमो सेपियंस। क्लियर। आई बात समझ में? ये चार्ट आप आराम से देख लीजिएगा किस तरीके से पूरी टाइमलाइन है इसमें। ऑर्डोविशियन हमने देख लिया, डेनोवियन देख लिया, परमियन देख लिया, ट्राइजिक देख लिया, क्रिटेशियस देख लिया। नाउ वी आर गोइंग ऑन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ द मास एक्सटेंशन। क्लियर दोस्तों। आज के लिए आपका बहुत ही सरल सवाल, पृथ्वी की रचना कब हुई? व्हेन मतलब एक छोटा सा एक आंकड़ा बता दीजिए कि पृथ्वी कब आया। ठीक। चलिए दूसरी स्टोरी पे आते हैं। कहो विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गांव है कहो विलेज, जो कि चीन के साथ जो बॉर्डर है उसमें ये सिचुएटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ये है। अरुणाचल प्रदेश में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें से एक ये है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के अगर सेंसस की हम बात माने तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 65 रेजिडेंट है दोस्तों। और यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है? तो 64% है। अब हुआ क्या है, तो इस गांव में रहता है एक ट्राइबल पॉपुलेशन जिसका नाम है मेयर। क्या नाम है? मेयर। इस पे बनने जा रही है डॉक्यूमेंट्री। ठीक। और इस पे जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो वहाँ के जो मतलब कल्चर, जो लिंग्विस्टिक पैरामीटर्स हैं उन सबको बूस्ट करना वगैरह वगैरह, ये पूरा आइडिया है। ठीक। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कौन कौन से ट्राइब्स है तो एक बार नाम देख लेते हैं, क्या पता कौन सा नाम कब आ जाए। अबोर, अका, अपतनी, डफला, गैलोंग, खमती, खोआ, मिशमी, मोनपा, मोम्बा, और कोई भी नागा ट्राइब, और शेरदुकपेन, सिंगपो। तो ये सारे जो वहाँ पे ट्राइब्स हैं, मेयर को भी आपको नहीं भूलना है क्योंकि इसी पे क्या बनने जा रही है? डॉक्यूमेंट्री। अब यहाँ पे कौन सी नदी आती है जो इन्हें बाइसेक्ट करती है? तो लोहित नदी यहाँ पर है। लोहित नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है? लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्राइब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये मानसरोवर जो तिब्बत में है ना, लेक कैलाश, माउंट कैलाश, वहां से दिहांग नामक जगह से जो है ये क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। भारत के अंदर में अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आता है, सदिया जो टाउन है वहां पर आता है। और ईस्ट में इट ओरिजिनेट्स इन ईस्टर्न तिब्बत इन जयालचू रेंज एंड सर्जेस थ्रू अरुणाचल प्रदेश फॉर 200 किलोमीटर बिफोर रीचिंग इन द प्लेन्स ऑफ द आसाम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोहित नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो मानसरोवर जो लेक है ना, माउंट कैलाश, वहां पे दिहांग नाम का जो जगह है वहां से ओरिजिनेट होता है। भारत में कहाँ से एंटर होती है? वेस्ट की तरफ से। तो अरुणाचल प्रदेश में होती है सदिया जो टाउन है वहां से। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आप ध्यान रखना। ये यहाँ पे पूरी इसकी जो लाइनेज है एक बार मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा इसका जो जा रहा है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं। ठीक। नेक्स्ट स्टोरी है अपनी, जस्ट अ मिनट। राइट। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का ये मैप है। हम बात कर रहे थे अंजा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा लोहित। ठीक। चाइना के साथ ये लोग पूरा जो है वो शेयर करते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट? 11 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से एक है अंजा जिसका गांव है कहो। चलिए तीसरी स्टोरी पे आते हैं। स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य। तो एक 12 फुट की जो है ना आदि शंकराचार्य की एक स्टैचू, मूर्ति एक बनने जा रही है जिसकी केदारनाथ पे खुद प्राइम मिनिस्टर ने उसको अनवेल किया है। वेयर आचार्य इज बिलीव टू हैव अटेन्ड समाधि एट द एज ऑफ 32 इन द 9th सेंचुरी। तो 9वीं सदी में ऐसा बोला जाता है कि 32 साल की उम्र में उन्होंने यहाँ पे आके ही जो है समाधि ली थी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरियार जो कि केरला की सबसे बड़ी नदी है वहाँ पर जो कलाड़ी गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बेसिकली ये
गोविंदाचार्य नाम के जो एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनके शिष्य थे। फिर लगातार ये मूव करते रहे अद्वैत वेदांत, राइट, द्वैत और अद्वैत होते हैं ना, तो अद्वैत वेदांत के ये मतलब अनुयायी थे, उसको देखते थे। और साथ ही साथ जितने भी फिलोसफिकल ट्रेडिशंस से जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी देखते थे। जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब चीज़ों से मतलब एक्सेप्ट करते थे चैलेंजेस वगैरह को। उसके बाद इन्होंने केदार धाम और बद्री धाम, यहाँ पर कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस को एस्टेब्लिश किया, राइट। इनके अगर हम लिटरेरी वर्क्स पे अगर हम बात करें तो दश उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र है, गीता भी है, पोइटिक वर्क्स है कुछ जैसे कि विवेका चूड़ामणि, मनीषा पंचकम, सौंदर्य लहरी, राइट। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ टेक्स्ट को भी कंपोज किए हैं, दैट इज शंकरा स्मृति विच सीक्स टू स्टैब्लिश द सोशल सुप्रीमेसी ऑफ नंबूथरी ब्राह्मण्स, राइट। तो अद्वैत वेदांत क्या होता है? देखिए अद्वैत वेदांत क्या होता है। अद्वैत वेदांत जो है उपनिषदों से निकल के, ये जो हमारे उपनिषद होते हैं ना, यहाँ आओ बैठो मैं आपको ज्ञान देता हूँ, उपनिषद, राइट। तो उपनिषदों से ये ड्राइव हुए हैं और ये पूरा एक समाज का पूरा एक चेहरा दिखाते हैं। द्वैत अद्वैत ये नॉन डुअलिज्म में जो है मतलब विश्वास रखते हैं। इनकी जो पूरी एक आस्था है वो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मन में जाके स्टेब्लिश्ड है, जिसे ये लोग ब्राह्मण कहते हैं, राइट। द फंडामेंटल थ्रस्ट ऑफ द अद्वैत वेदांता इज दैट द आत्मन इज प्योर नॉन इंटेंशनल कॉन्शियसनेस, इट इज वन विदाउट अ सेकेंड, नॉन डुअल, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस एंड न्यूमेरिकली आइडेंटिकल विद द ब्राह्मण। तो ये जो फिलॉसफी जो लेके बैठे हैं ना ऑप्शनल, उन लोगों के लिए ये लाइन लिखने के लिए बहुत अच्छी बात है। मेन चीज़ ये है कि इसका सार थोड़ा सा भगवत गीता में भी दिया हुआ है, नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम धत पावका न चैनम क्लेदंते आपो न शोष्यति मारुता। तो बेसिकली वही ये बात जो है कहना चाह रहे हैं। तो दिस इज द अद्वैत वेदांता। और इसके जो अनुयायी थे कौन थे? आदि शंकराचार्य थे। कौन सी सदी की बात है? 9th सेंचुरी की बात है। 12 फुट की जो है इनकी एक स्टैचू अनवेल की गई है, इस तरीके से कुछ वो स्टैचू है, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम अपने 4th स्टोरी की तरफ, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। तो अभी हाल फिलहाल जो स्टडी आई है उसमें बताया जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में लेपर्ड्स जो है एक बहुत बड़े एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं। उनका जो रिस्क पे है वो 83% इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू द रोड किल, रोड एक्सीडेंट्स के कारण। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क पर है नॉर्थ इंडिया में इनकी पॉपुलेशन, राइट। और अगर आप देखेंगे कि ये जो 83% का रिस्क बताया गया है, ये इसके लिए जो टाइमलाइन दी गई है कि 33, अगर ऐसे ही रहा तो 33 साल के भीतर भीतर इनकी पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया से पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगी। हाल फिलहाल अगस्त 2021 की बात है कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, जो पर्यावरण जो मंत्रालय है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स को प्रीडेटर्स एंड मेगा हर्बीवोरस 2018। इसको 29 जुलाई 2021 को जो है वो रिलीज किया गया था और यही दिन होता है वर्ल्ड टाइगर डे का। दैट्स वाई उन्होंने ये दिन इसको चुना। ऑफिशियली काउंट पे अगर हम देखें तो टाइगर की पॉपुलेशन 2014 से 2018 में बढ़ी है, राइट। तकरीबन 2018 में 12,852 लेपर्ड्स थे, 2014 में कितने थे? 7,910। तो ये तो बड़ा है, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये हाई रिस्क पर हैं। अब सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स कहाँ देखे जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में है, ये सब ध्यान रखना है आपको, 3421। उसके बाद कर्नाटक में है 1783, फिर महाराष्ट्र में है 1690। क्लियर है? वर्ल्ड टाइगर डे का मनाया जाता है 29 जुलाई 2021। अब लेपर्ड्स का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस। शेड्यूल 1 में ये आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। साथ ही साथ वल्नरेबल इन कैटेगरी है IUCN रेड लिस्ट पे अगर हम बात करें। तो ये थोड़ा सा लेपर्ड्स को लेके जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। हाल फिलहाल काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स भारत सरकार की तरफ से इसमें लॉन्च किए गए हैं। तो आज आपके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? ज़रूर बताइएगा। इन विच ईयर डिड द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के? ज़रूर ये भी बताइएगा मुझे, राइट। ये अच्छा सा इन्फोग्राफिक है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से बताया गया है। नॉर्थ इंडिया के लिए ही रिस्पेक्टिव में हमने बात की है, हालांकि कुछ खतरा ब्राज़ील से भी है और साउदर्न अफ्रीका से भी है, लेकिन हमने अब सिर्फ इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात किया है। नेक्स्ट हमारी 5th स्टोरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। तो यूनेस्को ने अभी क्या किया है कि जितने भी अच्छे अच्छे जो जंगल हैं उनका असेसमेंट किया है। उसमें भारत का सुंदरबन नेशनल पार्क जो है उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से असेस किया है। That park is counted in among the 5 sites that have the highest blue carbon stocks globally। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होता है उनको ये फॉरेस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इंडिया का जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो इसी वजह से इस लिस्ट में आया, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर पा रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को?
अब स्टडी क्या सजेस्ट करती है? स्टडी ये सजेस्ट करती है कि पहली बार यूनेस्को ने कुछ इस तरीके का काम किया है। क्या इसमें यूनेस्को के साथ और लोग भी थे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनेस्को की इसमें एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी, आप खुद ही सोचिए ना। वो तो साइट्स को देख रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देख रहा है। तो यूनेस्को के साथ साथ इसमें वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल यूनियन फॉर यानी IUCN, ये दोनों ने मिलकर ही पूरी इस स्टडी को देखा है। इसमें बोला गया है कि 257 ऐसे सेपरेट साइट्स इन्होंने देखे हैं, जिसमें से तकरीबन हर साल एटमॉस्फेयर में 190 मिलियन टन्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हम इस तरीके से कार्बन को कैप्चर कर पाए, राइट, तो फिर जो आपकी जो ब्लू इकोनॉमी की जो भारत सरकार का जो विजन है वो पूरा हो सकता है। कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम थोड़े से बैलेंस हो सकते हैं। अभी आज के सेशन में पहली स्टोरी में हमने देखा कि वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, और अभी हम जान रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बैलेंस किया जा सकता है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उस पर काम करना चाहिए। सुंदरबन से लेके अगर हम जहाँ तक बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के साउथ ईस्ट के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर जो है गंगा का जो डेल्टा है वो बनता है, ठीक। ये कैसे फॉरेस्ट हैं दोस्तों? तो बेसिकली दे आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। किसके मुहाने पर है? तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना नदी है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी भी है। एक बहुत ही अच्छी जगह है। आप में से कितने लोग इस जगह को विजिट करके आए हैं ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ द सुंदरबन एंड दिस इज़ द असेसमेंट डन बाय द यूनेस्को इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्रयान मिशन के ऊपर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान। कहाँ पर? चेन्नई में। अब इस मिशन की खास बात क्या है कि इस मिशन में जो है खाली इंडिया ही नहीं है, इंडिया के साथ और भी लोग हैं, जैसे कि US है, रशिया है, फ्रांस है, जापान है। US, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना, तो ये सब लोग भी इसमें हैं, ताकि टेक्नोलॉजिकल थोड़ा जो सपोर्ट वगैरह मिलता रहे। अब इसमें होगा क्या? तो पहली बात तो ये मैन्ड ओशियन मिशन है। इसमें क्या होगा? आदमियों को जो है मतलब सबमरीन के जरिए डीप सी एक्सप्लोरेशंस के लिए, रेयर मिनरल्स के एक्सकवेशन के लिए वहां पर भेजा जाएगा, डेप्थ में, ओशन के डेप्थ में भेजा जाएगा। इट विल सेंड 3 पीपल एट अ मत्स्य 6000 सबमरीन। तो ये एक सबमरीन है इसमें, और ये 6000 मीटर सी डीप में जो है जा सकती है। तो यहाँ पे 3 लोग जाएंगे। शिप मरीन्स कैन ट्रेवल ओनली 200 फीट। तो शिप मरीन्स कितना जा सकते हैं? 200 मीटर तक, जबकि सबमरीन कितना जा सकते हैं? 6000 मीटर तक। और डीप ओशन मिशन का ये एक हिस्सा है। मत्स्य 6000 मैं आपको बता ही चुका हूँ। दिस इज द सबमरीन इंडिजिनसली डेवलप्ड व्हीकल है ये, राइट। ये मदद करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक्सप्लोरेशंस, डीप सी एक्सप्लोरेशंस करने में, रेयर मिनरल्स के एक्सकेवेशंस में, उस तरीके से ये पूरी मतलब उन चीज़ों में ये मदद कर सकता है। अब डीप ओशन मिशन क्या है वो भी जान लीजिए। 2021 में ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको लॉन्च किया था। हमने इसको अपने PIB के सेशन में जो है वो डिस्कस किया था, जब हमने स्टार्टिंग में शुरू में PIB स्टार्ट ही किया था। इट एम्स टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू फाइंड रिसोर्सेज, इंप्रूव द डेप्थ ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ द मरीन रिसोर्सेज एंड सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट्स ब्लू इकोनॉमी। तो भारत सरकार की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के रिसर्च पैटर्न जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। लागत कितनी है? 4000 करोड़ की समथिंग इसकी लागत है। 5 साल का इसका टर्म है। फेजेस का ही सारे फेजेस में बना के इसको मतलब इस मिशन को दिया जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना है, क्लीन एनर्जी वगैरह, ये सारी इसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। सो दिस इज द समुद्रयान मिशन। आपको ध्यान रखना है, मंत्रालय का नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन से शिप मरीन और सब मरीन, इनमें क्या फ़र्क होता है, कितने डेप्थ तक जा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें बता दिया है, राइट। तो इसको आराम से आप देखिएगा। एक बार फिर से आपकी क्विक रिवीजन के लिए मैं 6 के 6 स्टोरीज आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की स्टेजेस ऑफ मास एक्सटिंक्शन, समझ आया कि नहीं आया ज़रूर बताओ। दूसरा, कहो विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थर्ड, स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य। फोर्थ, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। फिफ्थ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। एंड सिक्स्थ, समुद्रयान मिशन। सो ऑल दिस 6 स्टोरीज हैव बीन कवर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द MCQ सेक्शन। अब ये मैंने आपके लिए MCQs रेडी किए हैं, आप इसको आराम से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिए। इसके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा अगले सेशंस में। विद रेफरेंस टू ग्लोबल मीथेन प्लेज, हमने इस पे बात की थी, ग्लोबल मीथेन प्लेज में ग्लासगो में हुआ ये। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है कि कौन सा गलत है वो हमें चुनना है। इट इज़ एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। दूसरा, इंडिया हैज़ नॉट साइंड द ग्लोबल मीथेन प्लेज। थर्ड, while methane has a much shorter atmospheric lifetime, it is a much more potent greenhouse gas than carbon dioxide। तो कौन सा इनमें से गलत है ये आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। गुरु नानक
जी के ऊपर ये सवाल है। हालांकि हमने वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे कवर अप किया था, तो वहीं से इस मतलब एक इस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है। साथ ही साथ हिस्ट्री का तो पार्ट है ही है। पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज बॉर्न इन सुल्तानपुर लोधी इन 1469 AD. He compiled Adi Granth, which later came to be known as the Guru Granth Sahib. He introduced the institution of langar, that is a free communal kitchen at Kartarpur. He practiced a निर्गुण form of bhakti. तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है, ये आपको बताना है। क्लियर? चलिए तीसरे MCQ आपके लिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो एम है टू प्रोवाइड हेल्थ प्रोटेक्शन कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर। दूसरा, सुमन इनिशिएटिव एम्स टू अचीव जीरो प्रिवेंटल मैटरनल एज वेल एज न्यू बॉर्न डेथ्स। थर्ड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एम्स एट करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज बाय सेटिंग अप एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है। सवाल ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें से आपको अगर लग रहा है कि सवाल बहुत टफ बना दिए सर आपने, सवाल ऐसे ही आ रहे हैं और 2 साल से क्या करें। अब इसी तरीके के सवाल की प्रैक्टिस आप करो तो एग्जाम आपका निकलेगा, राइट। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आइए पीटी के सब्सिडेंट कोर्सेज में ज्वाइन होइए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, एग्जॉस्टिव ऑनलाइन बाइलिंगुअल फुली अपडेटेड। खुद एनरोल कीजिए फटाफट। सिविल तपस्या का पोर्टल है, आप में से सभी लोग इसको रेगुलर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जरूर कंफर्म कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।